हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। एक लंबे इंतजार के बाद अब हमारी जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। और इस सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है और इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले तो जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। और कंसेप्ट कवर करने के बाद इसी क्लास में फिर हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक। एमसीक्यूज की खास बात यह है कि ये बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होंगे। जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में इसको देख सकते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो एडवाइस है वो यही रहेगा कि क्योंकि आप बाद में एमबीबीएस करेंगे तो उसमें इंग्लिश का रोल है ही आगे चल के, तो थोड़ा आप इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ जानते रहिए। एक तरफ आपकी हिंदी लिखी होगी, एक तरफ आपकी इंग्लिश लिखी होगी, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें इसमें बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नीट एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस इसमें मेन रोल प्ले करेगी। ठीक है। नॉलेज आपको समझा सकती है लेकिन प्रैक्टिस आपको नीट में सिलेक्शन दिला सकती है। ये लाइन आप ध्यान रखना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होंगे। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर देखें, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो नोट्स हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उसको हम सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होंगे, ऐसा क्लासिफिकेशन। और ऐसा ही क्लासिफिकेशन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होगा। ये किस बेस पे हम इसको करते हैं? तो देखिए, रिप्रोडक्टिव जो भी सिस्टम होता है तो उसमें जो मेन चीज होती है वो होती है जर्म सेल। तो मेन जो जर्म सेल होती है उसको फॉर्मेशन करने वाला, उसको बनाने वाला जो ऑर्गन है वो हमारा कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा उसी जर्म सेल को स्टोरेज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना, ये सारे काम जो है वो किसके होते हैं? वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के। ठीक है। तो इस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो ऑर्गन आता है वो है टेस्टिस। एक तो ये जो फ्लो चार्ट है इसी से ही आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो टेस्टिस। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है उनके फंक्शन के बेस्ड पर इसको हम फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है एसेसरी डक्ट्स, दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स और तीसरा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट्स में क्या होता है? तो देखिए, जो मेल जर्म सेल है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, अब स्पर्म जो है ये टेस्टिस के अंदर बनता है। अब टेस्टिस से अब ये क्या होगा, ये आपका एसेसरी डक्ट्स के द्वारा क्या होगा, वहां से रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद फाइनली ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो वो जो डक्ट होती है जो इसको ट्रांसपोर्ट करती है, उस डक्ट को ही हम क्या कहते हैं? उस डक्ट को हम कहते हैं एसेसरी डक्ट्स। और उस डक्ट में कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। एक है रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। ये चारों आपको नाम याद रखने हैं और ये इसी सीक्वेंस में है। सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि एसेसरी डक्ट्स में चार नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। फिर इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करेंगी? वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं स्पर्म के। जिसमें तीन एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो मेल रिप्रोडक्शन में आती हैं। जिसमें एक है सेमाइनल वेसिकल्स जो कि पेयर्ड होती है। पेयर्ड का मतलब ये दो होती हैं। प्रोस्टेट ये सिंगल होती है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर होती है। इसको कूपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसको कूपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब हो गया कि ये जो बॉडी से बाहर है, एक्सटर्नल एरिया में है। तो इसमें एक तो आ जाता है आपका पीनस
और दूसरा आ जाता है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम को हम टेस्टिस के साथ ही पढ़ लेंगे। तो टेस्टिस जिस पाउच के अंदर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। फिर हम इसी पे आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हम बात करें कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो देखिए टेस्टिस सबसे पहली बात याद रखेंगे, दो होते हैं, जोड़े से होते हैं, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटम में, ये यहाँ पे एस होगा, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, स्क्रोटम क्या है, तो एक तरह का ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर होता है। हमारी बॉडी से बाहर स्क्रोटम होगा, और बॉडी से बाहर होने की वजह से इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। बॉडी से बाहर इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें बनने हैं स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको कहा जाता है। तो स्पर्म बनने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल नहीं है। स्पर्म बनने के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी से 2 to 2.5% लोअर होना चाहिए। यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये जो टेम्परेचर है ये कितना होना चाहिए, तो ये 2 डिग्री अगर इसको कम मानेंगे तो ये हो गया 35 डिग्री, इसी में 34.5 डिग्री ये होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है, तो वो आपको याद रखना है ना, वो कितना है, वो है 35 डिग्री या फिर 34.5 डिग्री। कैसे आया, यहाँ से आया। बस याद रखना है कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि स्क्रोटम को बॉडी से बाहर क्यों बनाया गया है या क्यों रखा गया, टेस्टिस को बॉडी से बाहर क्यों रखा गया है, तो कहेंगे टेस्टिस को बॉडी से बाहर इसलिए रखते हैं क्योंकि बॉडी से बाहर रखने से उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, और लोअर टेम्परेचर ही सुटेबल होता है किसके लिए, स्पर्म बनाने के लिए। ठीक, ये बात हो गई। फिर इसमें कहते हैं कि जो टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो इन्फेंट में हो जाता है, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के 7 to 8 मंथ का, तभी टेस्टिस बन जाते हैं। और वो टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं, बॉडी के अंदर ही बनते हैं, एब्डोमेन बनते हैं, ध्यान रखना। बॉडी के अंदर जब बच्चा 7 से 8 महीने का माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस उसकी बॉडी के अंदर बनते हैं, एब्डोमेन बनते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, 8 महीने के बाद वो टेस्टिस जो है इंग्वेनल कैनाल के थ्रू खिसक कर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये पेट में टेस्टिस बनते हैं और यही खिसक कर फिर बाद में नीचे आ जाते हैं इंग्वेनल कैनाल के जरिए। ठीक है, समझ में आई बात। आगे देखें तो टेस्टिस का जो शेप है वो ओवल शेप है, शेप जो है इसका वो कैसा है, वो ओवल शेप है, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, ओवल शेप है ये। ठीक है, इसके अलावा लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है इसकी 2 to 2 सेंटीमीटर। ये है ओवल शेप, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किस किस के होते हैं, मतलब पेट के अंदर जो टेस्टिस हैं वो एक तो व्हेल के होंगे, एलिफेंट के होंगे और डॉल्फिन के होंगे। ह्यूमन के जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चले। अब आपने देखा कि टेस्टिस जो है ये देखिए एब्डोमेन है, और ये बाहर जो है ये स्क्रोटम हो गया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम हो गया ये। और इसके अंदर ये जो टेस्टिस बने हुए हैं इन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो कहना है कि टेस्टिस हेल्ड इन प्रॉपर पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ग्यूवेर्नेकुलम। ठीक है, तो प्रॉपर एक पोजीशन बनती है जिसमें ये ऐसे करके एक लेयर टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्यूवेर्नेकुलम। फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, यानी अगर बच्चे के जो टेस्टिस जो पेट में बने हैं अगर वो नीचे खिसक नहीं पाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोकाइडिज्म। और इसको फिर क्या करते हैं, इसकी सर्जरी करके इसको ठीक किया जाता है। उस सर्जरी का नाम जो है वो है आर्किडोपेक्सी। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसके द्वारा जो है ये क्या होते हैं, ये यहाँ से ऐसे हैंग होते हैं, लटके हुए होते हैं। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो होगा तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी ये एक्सपेंड करेगी, है ना। और
इसके अलावा इसमें लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, इसमें नर्व भी होती है, क्योंकि नर्व ही है तभी तो वो सिग्नल को लेके जाएंगी कि इसको कब सिकुड़ना है, कब एक्सपेंड करना है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आप देखेंगे कि जो टेस्टिस है ना, जो टेस्टिस होता है इसके अंदर एक डेंस कवरिंग होती है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो डेंस कवरिंग है टेस्टिस के अंदर, ये जो डेंस कवरिंग है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब हम प्रॉपर टेस्टिस की बात कर रहे हैं, हमने स्क्रोटम को देख लिया बाहर से, स्क्रोटम में एक टिश्यू होता है गिबर्नेकुलम, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर शेप प्रॉपर पोजीशन उसको देता है। फिर हम इसके अंदर जाते हैं तो हम टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस के आउटर पर जो एक हाईली डेंस कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम नाम देंगे क्या, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये नाम आपको बहुत विशेष तौर पे याद रखने हैं। अब देखिए ये जो फिगर है टेस्टिस की, ये इंटरनल उसका फिगर है ना। जब टेस्टिस को हम उसको क्रॉस सेक्शन सीधा सीधा उसको अगर हम कट करते हैं, टेस्टिस के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये नजर आएगा। ये ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में ऐसे करके, ये क्वाइल्ड फॉर्म में ये बने हुए आपको नजर आएंगे ऐसे, ये क्वाइल्ड फॉर्म में ऐसे नजर आएंगे। ये टेस्टिस है, इस तरह से मान लो ये नजर आएंगे ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये है, तो ये जो जो आपकी बाहरी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ये इनवेजिनेट हो जाती है, और इनवेजिनेट होने के बाद ये 250 कंपार्टमेंट बनाती है। ये जो कंपार्टमेंट हैं इस तरह के ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं, ये ऐसे कितने होते हैं, तो ऐसे ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट जो होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया इन्वेजिनेट होके ही बनाती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से हम इसको पढ़ के हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। और every testicular lobules has 1 to 3 highly coiled structure। ये जो आपको coiled जैसा ये जो दिख रहा है यहाँ पर, एक कंपार्टमेंट में कितने होंगे, तो 1 से 3 तक हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और इन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को ही कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, तो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, तो कभी ऐसे पूछ लें तो वो याद रखना है आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है, ठीक। आगे आप देखोगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, अगर हम इसको और एक्सपेंड करें, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 2 तरह की सेल्स, जैसे ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इन 2 तरह की सेल में जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल है उनको हम कहते हैं मेल जर्म सेल, जो कि स्पर्म होते हैं। और दूसरी जो आप देखोगे कॉलमिनर सेल है, इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है वो क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई जो स्पर्म बना है, जो मेल जर्म सेल बनी है, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि द इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ, तो याद रखना है ये 2 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक है स्पर्मेटोगोनिया, यानी मेल जर्म सेल को ही क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया दो से मिलकर इसकी जो इनर लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की, वो बनी होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद अब हम बात करें अगर सर्टोली सेल की, तो सर्टोली सेल में एक तो हमने देखा कि सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, स्पर्म को या स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक। इसके अलावा ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का मीनिंग क्या है कि भाई बॉडी से बाहर एक नई सेल बन रही है, ध्यान रखना, बॉडी से बाहर एक नई सेल बन रही है। तो ये जो न्यू सेल है, जो कि पहले से नहीं है, याद रखना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो एडोलेसेंस में होता है, यानी 12 से लेके और 15 के बीच में ये बनना शुरू होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक नई सेल का काम कर रहा है। और आपको पता है कि बॉडी में अगर कोई भी नई सेल, नया जर्म, नया बैक्टीरिया आता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो इसको क्या करेगा, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इम्यून सिस्टम इन स्पर्म को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसके लिए ब्लड टेस्टिस बैरियर भी यही सर्टोली सेल्स बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म इनगल्फ करती हैं और एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिन हार्मोन जो है वो एफएसएच को कंट्रोल करेगा। यानी एफएसएच क्या करता है, तो एफएसएच जो है वो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जब प्रॉपर स्पर्म बन जाते हैं तो ये प्रोसेस रुकनी चाहिए, लगातार नहीं बनना चाहिए। तो ये प्रोसेस रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सर्टोली सेल ही क्या करती हैं, ये इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक, इसके अलावा सर्टोली सेल हेल्प करती हैं मैच्योरेशन में स्पर्म के। कहाँ पे मैच्योरेशन होगा उसका, एपिडिडाइमस में। ठीक है, एपिडिडाइमस में ही जो स्पर्म है वो स्टोर होता है और वहीं पे उसका मैच्योरेशन होता है। ठीक, इसके अलावा ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को भी रिलीज करती है, जो कि हमने इसको देख लिया। सर्टोली सेल को ही नर्स सेल कह सकते हैं, इसको सस्टेंडाकुलर सेल भी कह सकते हैं, इसको मदर सेल भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो गया। ये इसके अंदर जो है वो होंगी सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाहर जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। ये जो लेडिक सेल है इनका क्या काम होता है, वो हम बात करते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें लीडिंग सेल्स होती हैं जो एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। एंड्रोजन में मेन जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इम्यूनोलॉजिकल कंपिटिटेंट सेल भी इस यहाँ पर होती हैं, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। तो कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में एक तो आपका लीडिंग सेल होता है, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी होती हैं, तीसरा ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पूरा हो जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स की, फिर एसेसरी ग्लैंड्स की, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। अब एसेसरी डक्ट्स को समझने के लिए हमें एक पाथवे समझना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो हम आते हैं वहीं उसी पर। टेस्टिस के अंदर देखिए, ये टेस्टिस हो गया पूरा, और ये जो क्वाइल्ड जैसा दिख रहा है ये हो गई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबोल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूबोल से जो स्पर्म आएगा वो यहाँ पे इकट्ठा होता है इस रीजन में, इस रीजन में इकट्ठा होता है। इस रीजन को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस में एक सेकेंड, इसको कलर सही कर दें एक बार। ठीक है, ये है रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये आ रहा है रेटी टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेटी टेस्टिस है, ये जो हिस्सा है ये रेटी टेस्टिस है। सबसे पहले क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबोल से जो स्पर्म है वो रेटी टेस्टिस में जाएगा, यानी यहाँ आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर ये इकट्ठा होगा ऊपर की तरफ वास इफ्रेंसिया में। ये वास इफ्रेंसिया हो गया। वास इफ्रेंसिया से फिर ये एपिडिडाइमस में जाएगा। ये जो आप देखोगे ये एपिडिडाइमस है, ये है एपिडिडाइमस। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एपिडिडाइमस होती है, और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर स्पर्म मैच्योर होगा, यहीं पे उसका स्टोरेज होगा कुछ समय के लिए। ठीक है, इसके बाद एपिडिडर्मिस के 3 पार्ट हैं, इसको कैपकट कहते हैं, इसको कॉर्पस कहते हैं, इसको कौडा कहते हैं। एपिडिडर्मिस ही आगे चलकर फिर वास इफरेंस में से कनेक्ट हो जाएगी, एक जंक्शन बनाती है सेमाइनल वेसिकल्स का। ये जो ग्रीन वाली है ये है सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, ये ग्रीन वाली जो है सेमिनल वेसिकल्स है। सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस का जो जंक्शन है वो कहलाता है इजेकुलेटरी डक्ट, जिसको हमने ईडी से यहाँ पे शो किया हुआ है। आगे इसके आगे फिर ये कनेक्ट होते हैं प्रोस्टेट से।
प्रोस्टेट के बाद ये कनेक्ट होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, और इसके बाद की जो डक्ट है वो कहलाती है यूरेथ्रा, है ना। और यूरेथ्रा का जो एंड है ये कहलाता है यूरेथ्रा मीटस, ठीक है। यूरेथ्रा मीटस इसको कहते हैं, जो एंड पॉइंट है यूरेथ्रा मीटस कहलाता है, और आगे का जो पॉइंट है इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब आप देखो कि यहाँ पर जो पाथवे है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाथवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का पाथवे पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि कौन किसके बाद आ रहा है, ये पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बनेगा, फिर वो रेटी टेस्टिस में जाएगा, यानी यहाँ जाएगा, फिर वो वहां से फ्रेंसिया में जाएगा, फिर वो इसके बाद एपिडिडाइमस में जाएगा। यहीं पर सर्टोली सेल उसको क्या करेंगी, मैच्योर होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। फिर इसके बाद वो वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस के बाद फिर क्या होगा, सेमिनल वेसिकल से कुछ फ्लूइड आएगा और ये इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट होके चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ फ्लूइड आएगा, बर्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड से कुछ फ्लूइड आएगा, और फाइनली ये आपका सेमिनल प्लाज्मा बन जाता है जिसको हम सीमेन कहते हैं, और फिर ये इजैकुलेट हो जाता है यूरेथ्रा मीटस से। ये है पूरी कहानी इसमें। आगे फिर हम देखें इसमें आगे की कहानी क्या कहती है। यूरेथ्रा रिसीव सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड ओपन आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा मीटस। तो ये तो हमने इसको कर ही लिया। पाथवे आप देखोगे तो पाथवे भी हमने इसको कर लिया। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, फिर आर्टी रेटिटेस्टिस, बीई वास एफ्रेंसिया, फिर है एपिडिडाइमस। इसके बाद आप देखोगे फिर है वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होगा, तो इजैकुलेटरी डक्ट में इधर से कब बनेगी, ये तो सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस से बनेगी। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आप देखोगे यहाँ पे प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका यहाँ पे सिक्रेशन होगा। इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा ये, और फिर ये आउट हो जाएगा यूरेथ्रल मीटस के द्वारा, ठीक है। तो एस टी आर टी बीई ईडी, ईडी मतलब एपिडिडाइमस, ईडी बीडी और अगेन ईडी, ईडी अगेन वाला जो है वो है इजैकुलेटरी डक्ट। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। एस टी आर टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस टी आर टी बीई ईडी, फिर बीडी, फिर ईडी। इतना तो आपको याद रखना। एस टी आर टी बीई ईडी बीडी ईडी, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड की। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में हमने पढ़ चुके हैं, तीन तरह की ग्लैंड है। इसमें पहला है सेमिनल वेसिकल्स, जो कि पेड होती है, जोड़े से होती है, और ये यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसके पीछे होती है, यानी आगे यूरिनरी ब्लैडर होगा उसके पीछे ये होगी। ये 70 to 80% कंट्रीब्यूट करती है सेमिनल प्लाज्मा में। ये इसके सेमिनल प्लाज्मा में या फ्लूइड में क्या क्या होता है, देखिए इसमें एक तो होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। जब ये जो स्पर्म है वो जब फीमेल की ट्रैक्ट में जाएंगे तब। इसके अलावा इसमें फ्रक्टोज होता है, जो कि स्पर्म के लिए क्या करेगा, एक एनर्जी सोर्स का काम करेगा, एनर्जी सोर्स का काम करेगा। इसके अलावा क्या है कि इस जो सीमन है उसको गाढ़ा करने के लिए, जमाने के लिए इसमें क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ताकि वो लंबी दूरी तय कर सके, यानी लंबी दूरी तक वो जा सके इकट्ठा होके। क्लॉटिंग फैक्टर भी इसमें होते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिंगल होती है। ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है। जैसे मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ इसके पीछे वाली साइड में तो होगी ये सेमिनल वेसिकल्स, और इसके जस्ट नीचे होगी यहाँ पर होगा आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 10 से 15% जो पार्ट है वो सीमन का बनाती है, और इसमें कैल्शियम और सिट्रिक एसिड होते हैं। और दूसरा फाइब्रिनोलाइसिन होता है, जो कि जो यहाँ पे क्लॉटिंग हुआ था स्पर्म का उसको डी क्लॉट कर दे, उसको लिक्विफाई कर दे, ताकि स्पर्म दोबारा से फ्री हो जाए और फिर वो जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है, और इसमें एल्कलाइन फ्लूइड जो है वो सीक्रेट होता है। एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट होने का रीजन क्या है, जो यूरिन की वजह से जो ट्रैक्ट में एसिडिटी आती है,
उस एसिडिटी को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और सेकंड, ये लुब्रिकेशन का काम करता है पीनस के लिए। तो पीनस का ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन करेगा। तो इस तरह से अपनी अपनी जो ग्लैंड्स हैं उनका अपना अपना काम है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर लास्ट जो है वो है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीजें हैं, एक तो है पीनस, दूसरा स्क्रोटम। स्क्रोटम ये है, ये हम पढ़ चुके हैं स्क्रोटम के बारे में, और ये है पीनस, ठीक है। ये पीनस है, बाहर का हिस्सा। तो स्क्रोटम जेनिटेलिया में क्या है, तो बात करते हैं, ये है क्या है, कपिलेटरी ऑर्गन्स है, जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल ट्रैक्ट में कैसे पहुंचेगा। तो फीमेल ट्रैक्ट में कैसे पहुंचेगा, तो वो इसी पीनस के द्वारा पहुंचेगा। देखिए, टेस्टिस में स्पर्म बना और एसेसरी डक्ट के जरिए ये आपका यहाँ आया। यहाँ आने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा, वहां पे इसको एग मिलेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। ये पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें दो तरह के देखिए टिश्यू होते हैं, दो तरह के टिश्यू से मिलकर ये बना होता है, बहुत याद रखना है। इस टिश्यू को वैसे तो जनरली हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी टिश्यू। और इजैक्यूलेटरी टिश्यू में दो तरह के टिश्यू ये होते हैं, एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये जो है ये अपर साइड में ये वाला है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, जो कि ये आपका पर्पल वाला ये है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, टर्मिनल एंड जो सैलोन है, ये जो शैलोइन वाला ये जो एंड है, इसको ग्लैंस पीनस कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो स्किन होती है, इसको फोर स्किन कहते हैं। कभी कभी इसको प्रीप्यूज भी कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब लास्ट में आप देखते हैं सीमन क्या होता है। तो जो फ्लूइड हमारा बना वही क्या है, सीमन है। तो कौन कौन से फ्लूइड जो है वो सीमन बनाते हैं, तो एक तो स्पर्म होना चाहिए उसमें। और ये जो थ्री ग्लैंड है, इन थ्री ग्लैंड्स का सीक्रेशन यानी फ्लूइड जो है कंबाइंड होकर स्पर्म बनाता है। स्पर्म जो सीमन बनाता है, सीमन की जो पीएच वैल्यू है वो 7.2 से 7.7 या एवरेज 7.5 मानते हैं। ईच इजैकुलेशन में 2 to 3 ml सीमन जो है वो रिलीज होता है। और 1 ml सीमन में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं ईच इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो आपके रिलीज होते हैं। उन 300 मिलियन स्पर्म में से मिनिमम 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। और उन 60 में से 40% जो स्पर्म होते हैं वो विगरस मोटिलिटी के होते हैं। और यही जाके आगे चल के क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, या उस एग को फर्टिलाइज करते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए। अब बारी है हमारी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस को देखते रहिए, अब हम इसको ध्यान से करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस इज, ये क्या है, ये टेस्टिस है। ये क्या हो जाएगा, ये टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये टेस्टिस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम बिकॉज टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर लो टेम्परेचर। टेस्टोस्टेरोन लो टेम्परेचर रिक्वायर नहीं करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर है टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी, ये वाला सही, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उसको करना है। टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रोटम, इनसाइड द स्क्रोटम कितना होगा, तो बॉडी टेम्परेचर का बिलो 2 to 2%। ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये बताया अभी आपको। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कंटेन, तो दो तरह की सेल होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, एक तो है जर्म सेल और दूसरी है सर्टोली सेल। Sertoli cell are primarily involved in testosterone secretion, nourishment and support of developing germ cells, sperm storage, seminal plasma formation। याद रखना है, सर्टोली सेल को ही कहते हैं मर्दा सेल, और ये करती है नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग जर्म सेल या स्पर्म। लेडिंग सेल आर लोकेटेड इन, लेडिंग सेल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती हैं। लीडिंग सेल सीक्रेट एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या होता है, तो एंड्रोजन में मेजर टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर स्टोर्स एंड अलाउ द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, तो इसका आंसर होगा एपिडिडाइमस। इसका आंसर क्या होगा? एपिडिडाइमस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सबसे पहले आएगा, रेटिडेसिस आएगा, वासा एफरेंसी आएगा, एपिडिडाइमस आएगा, यही वाला सही है। सीक्वेंस याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड में टेस्टिस नहीं आता है, याद रखना। Accessory gland of the male reproductive system include seminal vesicles, prostate, bulbo, urethral gland. फर्स्ट वाला सही है। Seminal plasma is mainly contributed by, तो इसका होगा आंसर एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड से ही क्या करती हैं? सेमिनल प्लाज्मा को बनाती हैं। द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इज रिच इन फ्रक्टोज। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स का जो सिक्रेशन होता है उसमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है। Fructose present in seminal plasma mainly serve as an energy source of sperm. The prostate gland contributes to, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कंट्रीब्यूट करेगी? सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस, स्पर्मोजेनेसिस, सेमिनल प्लाज्मा में ये कंट्रीब्यूट करती है। बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन, नो। लुब्रिकेशन ऑफ पीनस, बिल्कुल सही है। Common passage for urine and semen in male is urethra. Common passage हो गया। Vas difference is derived from, vas difference जो है वो कहां से बनी है? देखिए सबसे पहले आता है रेटिटेस्टिस, फिर आता है वास इफरेंसिया, फिर आता है एपिडिडाइमस, फिर आता है वास डिफरेंस, और फिर आता है इजेक्युलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस जो है किससे ड्राइव्ड होकर बनी है? एपिडिडाइमस से। Consider the following statements. Testes are located outside the abdominal cavity, पहला सही है। Scrotum maintains a temperature lower than the body temperature, ये भी सही है। This lower temperature is important for spermatogenesis, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, which statement about Sertoli cells are correct? They provide nourishment to developing sperm, ये तो ठीक है। They are present within seminiferous tubules, ये भी ठीक है। दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने वाली जो सेल है उसका नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल है ये, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट लीडिंग सेल्स आर करेक्ट? लीडिंग सेल के बारे में आ गया। चलिए, दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके। दे सीक्रेट एंड्रोजन्स, ये भी ओके। दे आर द मेन सपोर्टिंग सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, नो। इसमें हो जाएगा 1 और 2। मेन सपोर्टिंग सेल्स कौन सी हैं? तो ये है सर्टोली सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? सर्टोली सेल्स, टेस्टोस्टेरोन, गलत। याद करने का तरीका क्या है? सर्टोली सेल स्पर्म, एस एस फर्स्ट लेटर, सर्टोली सेल स्पर्म। लीडिंग सेल एंड्रोजन, करेक्ट। एपिडिडाइमस स्पर्म रेजिस्टेंस होता ही नहीं है एपिडिडाइमस में। सेमिनिफेरस वेसिकल्स स्पर्म फॉर्मेशन, दोनों गलत है। विच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्पर्म मैच्योरेशन? स्पर्म मैच्योरेशन जब भी आएगा तो आप एपिडिडाइमस लगाओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, एसेसर रीजन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे बनाए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस एसेसरन और रीजन से भी हो जाए। तो टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर अ टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखिए, एसएसआर रीजन को करने के लिए आपके एक तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और दूसरा जब भी आप एसर्शन पढ़ोगे तो उसके आगे आपको लगा देना है वाई या बिकॉज, ठीक है। वाई लगाओगे तभी आंसर मिल जाएगा, बिकॉज लगाओगे तब भी आंसर मिल जाएगा, और जो आंसर आपको मिले अगर वो सेटिस्फाई करता है तब तो सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और सेटिस्फाई नहीं करता है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम, ये तो हमें क्लियर कि हाँ ये करेक्ट है। अब आगे हमें इसको देखना है कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो हम आगे लगाएंगे बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर अ टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए तो ये कहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये स्क्रोटम जो है वो
बाहर होती है बॉडी के, उसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। क्लियर? इसी तरह से देखिए, लेडिंग सेल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल बिकॉज दे अकर इन द स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, तो लीडिंग सेल को एक तो इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दे अकर इन द स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये भी ठीक है। अब क्या ये दोनों ठीक हैं, क्या ये इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो बिकॉज लगा के हमारा एकदम आंसर फिट आ रहा है, तो हम कहेंगे both are true and are correctly explain A. Next, epididymis is important for sperm maturation. बिल्कुल सही, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। अलग अलग पहले हम देखते हैं कि सही गलत कौन सा। स्पर्म एक्वायर फंक्शनल मैच्योरिटी while passing through the epididymis, ये भी ठीक है। अब हम इसको बिकॉज से सही सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तो सही होगा। क्या ये ऐसा है कि नहीं है? एपिडिडाइमस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मैच्योरेशन बिकॉज स्पर्म एक्वायर फंक्शनल मैच्योरिटी व्हाइल पासिंग थ्रू एपिडिडाइमस। क्लियर? सही हो गया। सेमाइनल वेसिकल्स आर accessory glands. Okay, their secretion form an important component of seminal plasma. ये भी सही है। ठीक है, बिकॉज तो क्या बिकॉज में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा ये। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके है। देयर वॉल्स कंटेन मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, ये भी है, कंटेन है। ठीक है, देखिए मेल जर्म सेल जहां पर भी होंगी जिससे स्पर्म का निर्माण होता है, वहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, इफ द लीडिंग सेल ऑफ मेल आर सीवियरली डैमेज विच फंक्शन विल बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड। कहने का मतलब है कि अगर लीडिंग सेल व्यक्ति की डैमेज हो जाती हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट वो पड़ेगा जो लीडिंग सेल का फंक्शन है। लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है? लीडिंग सेल का फंक्शन है, एक तो टेस्टोस्टेरोन को ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ठीक है, तो स्पर्म स्टोरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं लेकिन कंसेप्ट बदल नहीं सकते हैं। डैमेज टू सर्टोली सेल्स वुड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट। सर्टोली सेल अगर डैमेज हो जाएंगी तो स्पर्म मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, स्पर्म सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग जर्म सेल्स, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। इफ द एपिडिडाइमस इज ब्लॉक्ड विच प्रोसेस वुड बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो सारे कंसेप्ट वहीं से। एपिडिडाइमस का अगर आपको फंक्शन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये तो काम है लीडिंग सेल का। पैसेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यही काम है एपिडिडाइमस का। 34 कहता है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द एपिडिडाइमस विद द इजैक्यूलेटरी डक्ट। एपिडिडाइमस को इजैक्यूलेटरी डक्ट से कौन जोड़ता है? एक बार जरा सीक्वेंस लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, ऐसे याद रखना है। फिर है एपिडिडाइमस, फिर है वासा डिफरेंस, फिर है इजैक्यूलेटरी डक्ट। आपसे पूछ रहा है कि इजैक्यूलेटरी डक्ट और एपिडिडाइमस को कनेक्ट कौन करता है? तो ये है एपिडिडाइमस और ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट, बीच में कौन है? वासा डिफरेंस। ये हो गया आपका आंसर, वासा डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करने आने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाथवे में ग्लैंड्स नहीं आती हैं, ध्यान रखना। सेमिनल वेसिकल्स हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ये नहीं आती है। विच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा में सेमिनल वेसिकल्स और ये कह लो कि एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं।
मेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो मेल गैमीट कहो, ठीक है, या मेल जर्म सेल कहो, एक ही चीज है, मेल जर्म सेल से ही ये प्रोड्यूस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ जर्म सेल एंड सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अब ये क्वेश्चन घुमा घुमा के लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन कंसेप्ट वही है। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इधर स्ट्रक्चर दिया इधर फंक्शन दिया है। लीडिंग सेल स्पर्म नरिशमेंट गलत हो गया, सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन गलत हो गया, एपिडिडाइमस स्पर्म मैचुरेशन ये सही हो गया। Sperm ultimately enter the urethra through the ejaculatory duct. Which of the following sequence represent the correct pathway from sperm production to ejaculation? तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, यही सही है। Which structure is primarily responsible for producing male gamete? तो मेल गैमीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। Which of the following correctly differentiate Sertoli and leading cell? Sertoli interstitial, leading seminiferous गलत हो गया, करेक्टली मैच करना है। सर्टोली सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं, ये आपका सही है। सर्टोली एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग गलत हो गया, बोथ आर आइडेंटिकल्स गलत हो गया, हमारे बी वाला ही सही। Which of the following is correct association? Scrotum, the higher temperature for spermatogenesis गलत, एपिडिडाइमस sperm maturation, leading cell sperm storage गलत, seminiferous vesicle sperm production गलत। Sperm cell leaving the seminiferous tubule will first pass through। स्पर्म सेल जब सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकलती हैं तो वो जाती हैं रेटिटेस्टिस में। Which of the following is a secretion of seminal vesicles? seminal vesicles में जो secretion है वो है फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, तो इसमें फ्रक्टोज रिच फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। Male reproductive system consists of testes, accessory ducts, glands and external genitalia. Option V. Which of the following is correctly match? Vasa efferentia transport sperm from retitestis। रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया आता है, ये बिल्कुल सही है। एपिडेमस टेस्टोस्टेरोन गलत है, लीडिंग सेल स्पर्म मैच्योरेशन ये भी गलत है, प्रोस्टेट स्पर्म प्रोडक्शन ये भी गलत है, तो ये वाला सही है। 48 49 which of the following structure is paired in the male reproductive system? तो पेयर्ड में प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं है, पीनिस पेयर्ड नहीं है, सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड है, यूरेथ्रा भी पेयर्ड नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेटमेंट बताना है करेक्ट कौन सा है, तो टेस्टिस आर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये करेक्ट है लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी सही है। लेडिंग सेल सीक्रेट एंडोजन, ये भी सही है। एपिडिडाइमस इज प्राइमरी साइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस, यही गलत है और हमें गलत वाला ही बताना है। क्या हो गया, हमें गलत वाला ही बताना है, ठीक है, तो गलत के हिसाब से ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपका ये आंसर की भी दी हुई है। आप इस पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी हम इसी तरह के सेशंस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।